यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जीआईएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 7वां रहेगा, ठीक है, टेस्ट नंबर 7 यहाँ पर है। और ये रहेगा टेस्ट जो ये आपका भारत की अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक का। और यहाँ से इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा इसमें आपका बजट भी यहाँ पर है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो इकोनॉमिक सर्वे, राइट। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बजट 2026-27 और यहाँ से 25-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो, और यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक के क्वेश्चन इकोनॉमिक के सब देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 पहले देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। और अपना हम लोग यहाँ पर टेस्ट है यूकेटी, ये भी हम लोग लेके आने वाले, टेस्ट 2 तक हो गए, तीसरा टेस्ट हम लोग यहाँ पर जल्दी अपना लेके आने वाले यूकेटी चैनल पर, और मार्केट में भी वो टेस्ट आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में कौन से यहाँ पर कथन सही होगा। पहली बात है, इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में ईस्वी में की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड है, निगम विकासशील देश में निजी यहाँ पर उद्योग के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है और अतिरिक्त यहाँ पर पूंजी विनियोग द्वारा उसे प्रोत्साहित करता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 186 है। और इसमें दोनों यहाँ पर टाइप से जो कथन हो जाएंगे एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी आंसर, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री किसान यहाँ पर जो मानधन योजना है उसके बारे में विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है उसके बारे में यहाँ पर जो सही कथन है वो हो जाएगा यहाँ से, ये पहले बोला कि इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, ये छोटे और सीमांत जो किसान है उसकी यहाँ पर वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की। तीसरी बात है, इसमें 18 से 40 आयु के वर्ग के जो किसान हैं वो सम्मिलित होंगे। तो तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। जो यहाँ पर एज का यहाँ पर जो दे रहा है ये भी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो 2019 में इसका टाइम पीरियड है वो भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, सभी बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौद्रिक नीति के जो गुणात्मक उपकरण हैं क्या होंगे। ऋण का सीमांकन, नैतिक दबाव और डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से बोला कौन से यहाँ पर इसके गुणात्मक उपकरण होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये होगा यहाँ से 1, 2, 3 सभी आंसर से करेक्ट हैं। सभी यहाँ पर मौद्रिक नीति के क्या है, गुणात्मक उपकरण हैं। देखो यहाँ पर बैंक दर जो होती है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और OMO, राइट, MSF, आरक्षी अनुपात, राइट, ये गुणात्मक उपकरण के प्राथमिकता क्षेत्र होता है उसके रूप में नैतिक दबाव और डिस्क्रिमिनेटरी ब्याज दरें होती हैं। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 बोला निम्नलिखित योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री संपन्न योजना, कौन सा होगा। देखो सीरियल से लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा पहला आपका संपन्न योजना 29 दिसंबर 2018 को संपन्न योजना, मतलब चौथा पहले हो जाएगा, ठीक है, तो चौथा पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान फरवरी 2019 सम्मान निधि हो जाएगा आपका यहाँ से तीसरा, है ना। उसके बाद आपका आएगा प्रधानमंत्री जीवन योजना, जीवन योजना जो जाएगी ये 28 फरवरी 2019, और प्रधानमंत्री पेंशन योजना मई 2019 में 31 मई 2019। तो 4, 3, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 यहाँ से, क्वेश्चन 5 बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर भारत में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि को दर को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि दर को दर्शाता है कौन। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि को 2 प्रमुख कारण होते हैं। एक तो उच्च यहाँ पर जो पूंजी उत्पाद होता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर होता है ये जनसंख्या वृद्धि की काफ़ी ऊंचाई दर, ठीक है, काफ़ी ऊंची दर जनसंख्या की, मतलब यहाँ पर जनसंख्या की दर होती है काफ़ी हाई रेट होती है उसका। दोनों बातें यहाँ से क्या है करेक्ट है। 5वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 और 2, सी यहाँ से 5वें का आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, सूची को सूची 2 को मैच करना समिति और यहाँ पर इसकी स्थापना वर्ष, ठीक है। इसमें बोला है गईपुरिया समिति 1990, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका राजचर्या समिति 1991, ठीक है, जानकी रमन समिति 1992 और तारपुर समिति 1997। सभी मैच करें A1, B2, C3, D4 करेक्ट आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है? कौन से यहाँ पर एक युग्म है जो सुमेलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 7वें का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग 1953 ये सुमेलित नहीं कर रहा है। आंसर क्या होगा? 7वें का सी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई थी, और ये जो प्रश्नगत है उसके हिसाब से यहाँ पर ये तीनों बातें इसकी और करेक्ट हैं। ठीक है, ए, बी और टी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध घरेलू उत्पाद के विषय में क्या यहाँ पर बात सही होगी? शुद्ध घरेलू उत्पाद के जो विषय है उसके बारे में यहाँ पर क्या सही है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 8वें का। करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा, ये तो बोल रहा है कि इसमें शुद्ध घरेलू जो उत्पाद है उसके बारे में ये क्या होता है, भारतीय हथकरघा जो किसी अर्थव्यवस्था के किसी भी वर्ष शुद्ध यहाँ पर घरेलू उत्पाद सदैव उस वर्ष की जीडीपी से क्या होता है, अधिक नहीं होता है, क्या होता है, कम होता है। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर देखो जो ध्येय इसका टेस्ट है इसमें आधी बात इन्होंने यहाँ पर टेस्ट में बताई, जैसे कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में उन्होंने पहले इसको लेकर कितनी ही बात यहाँ पर बताई है, तो यहाँ पर कम से कम आप घरेलू जो उत्पाद की बात बता रहे हो तो एक अच्छे से पॉइंट बता रहे थे, तो यहाँ पर क्लियर हो जाती चीज़ें है ना। इन्होंने आधे आधे पॉइंट यहाँ पर बता रखे हैं टेस्ट को छोटा बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग अपना यूकेटी टेस्ट लेके आएंगे तो यहाँ पर वो चीज़ काफ़ी अच्छे में आपको समझाएंगे, काफ़ी अच्छे में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, व्याख्या भी दी होगी कि एक चीज़ आप समझ सकते हो करके। यहाँ पे सिर्फ आधी पॉइंट ही यहाँ पर दिया, इतने में ही आप समझो कि सही होगा, है ना। तो थोड़ा सा टेस्ट हम इन्होंने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया है इसको, चीज़ों को लेकर कितना भी मिनिमाइज नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर तो बहुत चीज़ें उनको छोड़ दो, है ना। आते हैं आगे देखते हैं। फिलहाल उनका टेस्ट है, वो जैसे भी कराएंगे, क्या मुझे मतलब आपको क्या है यूट्यूब पे कराना है, चीज़ों को समझाना है। आप ये क्या करो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कवर करते जाओ। जैसे कि यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है ना, जिसको आप अच्छे से टॉपिक लिखो और पूरे टॉपिक को अच्छे से रीड करना। ठीक है, तो आपका टेस्ट यहाँ पर अच्छा होगा, राइट। तो टेस्ट करना आपको सफल माना जाएगा कि आप यहाँ से चीज़ें कवर करते जा रहे हो। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 9। हम लोग यहाँ पर अपना टेस्ट देखेंगे अभी, ओके। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को समझेंगे भी, एक चीज़ों को लेकर के स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बोला है कि किसी अर्थव्यवस्था के अपस्फीति जो अवस्थिति है उसमें कारणों में शामिल क्या नहीं होगा? इसमें क्या शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 9 का। करेक्ट आंसर, इसमें आपूर्ति के सापेक्ष मांग जो अधिक है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि आप अवस्थिति के कारण से आपूर्ति की सापेक्ष जो मांग होती है वो अधिक नहीं शामिल होती है, क्योंकि वही मुद्रास्फीति का कारण होता है। और अपस्फीति का तात्पर्य वस्तुओं सेवाओं के मूल्य पर स्तर पर गिरावट होती है। आंसर 9 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर समूह सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा 10वें का। करेक्ट आंसर यहाँ पर सम्मिलित है जो ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार LTR। इसका आंसर होगा 10वें का। ठीक है, क्योंकि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सम्मिलित किया जाता है, और विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियाँ होती हैं ये विदेशी कंपनियों को शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि विदेशी मुद्रा के रूप में देखी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारित जो स्वर्ण है ये तथा IMF के पास रिजर्व जो ट्रेजरी है और LTR ये। आंसर यहाँ से ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या समिति ने FRBM एक्ट है उसके समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर डेब्ट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाने का सुझाव दिया था? आंसर हो जाएगा 11वें का। करेक्ट आंसर यहाँ से NK सिंह समिति भी यहाँ से आंसर होगा। FRBM एक्ट की समीक्षा तथा उसके स्थान पर एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव हेतु NK सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और भारत सरकार ने वर्ष 2016 में किया था, और इस समिति ने FRBM एक्ट को समाप्त करके उस स्थान पर डेब्ट जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है वो लाने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन 12, सामरिक तरलता अनुपात के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ये बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया नगद, स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। पहली बात 12वें का करेक्ट है। सेकंड है, इस अनुपात में कमी से अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है। ठीक है, तरलता के प्रवाह में कमी आती है इससे, ये भी बातें यहाँ से सही हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से क्या होंगी? ये दोनों बातें में से अच्छा दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इस अनुपात में अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होती है ना, ऐसा बोला है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये अनुपात सामरिक तरलता अनुपात कहलाता है। SLR में वृद्धि से तरलता में कमी आती है। जब SLR में हम लोग क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। SLR में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? इसका तरलता में कमी आएगी, लेकिन जो सामरिक तरलता अनुपात होता है ना SLR, हाँ ठीक है, दोनों बातें सही है ना, दोनों एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 12वें का सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों करेक्ट है तो 12वें का आंसर सी यहाँ से सही है। आगे क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर 13, ध्यान से पढ़ना है ना, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है 13, वह बाजार जिसमें अल्पकालिक राशियों के मूल रूप से उधार लिया जाता है क्या कहलाता है?
कहने का मतलब है जहाँ पर वह बाजार ऐसा कौन सा है जिसमें हम लोग अल्पकालिक राशि जो होती है, कम राशि को जो होती है उसके रूप में उधार लेते हैं, तो वह क्या कहलाती है? ये कहलाती है करेक्ट आंसर भारत पे मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, वह बाजार जिसमें अल्पकालिक राशियों को उधार लिया जाता है वह भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। सिंपल सी बात इसमें लिखी हुई है, इनको यहाँ पर बताना चाहिए था भारतीय मुद्रा बाजार क्या होता है ना, क्या क्या चीज़ें टर्म शामिल होते हैं, तब तक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, वरना आप टेस्ट लगाते रहोगे और सब क्वेश्चन आपके आधे आधे होते रहेंगे। एक क्वेश्चन को अच्छे से डीप में जाके पढ़ो, क्योंकि अगर दूसरा क्वेश्चन अगर उसी से बनता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। इस तौर पर आपको टेस्ट सॉल्व करना होता है, टेस्ट सॉल्व करने का यही मतलब है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसमें बोला है तीसरी पंचवर्षीय योजना रुपए का अवमूल्यन था। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना ये क्या था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड की स्थापना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना अंत्योदय योजना। करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 है विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में प्रमुख होता है, पहली बात। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी और उच्च बेरोजगारी दर आमतौर पर पाई जाती है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, विकासशील अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान प्राथमिक होता है, ये बात गलत है, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक योगदान क्षेत्र और कृषि औद्योगिक क्षेत्र से आता है, ना कि सेवा क्षेत्र से, ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजकोषीय नीति मुख्य रूप से सरकार के व्यय और कराधान से संबंधित होती है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा है राजकोषीय नीति का संचालन केंद्रीय बैंक यहाँ करेगा, सेकंड बात सही है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अब राजकोषीय नीति का संचालन सरकार द्वारा किया था, जबकि मौद्रिक नीति का संचालन केंद्रीय बैंक करता है। तो ये डाउट आपको जो होता रहा था ना, वो आपको डाउट यहाँ पर क्लियर कर लो कि यहाँ पर जो मौद्रिक नीति का संचालन केंद्रीय बैंक करता है, जबकि यहाँ पर राजकोषीय नीति का संचालन सरकार द्वारा किया था। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? तीनों बातें नहीं, 2 बातें करेक्ट है ना, पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजकोषीय नीति संचालन केंद्रीय बैंक करता है, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, केंद्रीय बैंक इसका करता है, मैंने बताया था आपको, मौद्रिक नीति करती है। आगे जाते हैं, ये यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित पर विचार करना है। CRR कैश रिजर्व रेशियो वह होता है जो वाणिज्यिक बैंक अपने जमा का एक हिस्सा RBI के पास रखता है। 17 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है SLR जो है वह प्रतिशत होता है जो बैंक अपने कुल जमा का हिस्सा सोना नकदी सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखता है, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा बोला है CRR और SLR दोनों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3, तीनों बातें करेक्ट है, 17 का डी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित पर विचार करना है। बैंकों द्वारा दी जाने वाली बचत खाता पर ब्याज दर तय करने का अधिकार RBI के पास होता है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 18 नंबर है इसका पहला स्टेटमेंट बचत खाता पर ब्याज दर तय करने का अधिकार वाणिज्यिक बैंकों के पास होता है, न कि RBI के पास। चालू खाता का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लेन देन के सुविधाजनक बनाना। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से सेकंड का जो होगा ये करेक्ट है। तीसरा, बचत खाता आमतौर पर शून्य बैलेंस खाता होता है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बचत खाता शून्य बैलेंस खाता नहीं होता है, ये न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता के साथ आता है, जबकि शून्य बैलेंस खाता जो विशिष्ट योजनाएं होती हैं उसको तहत यहाँ पर मैनेज की जाती हैं। ठीक है, याद रखना है, ये नहीं सोचना कि बचत खाता हमारा होता है तो शून्य खाता है, नहीं, ये क्या होता है? ये होता है शून्य बैलेंस खाता होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? शून्य बैलेंस खाता नहीं, बल्कि यहाँ पर न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता होती है, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अपनी लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है 19, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण के रूप में काम करता है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण के रूप में काम करेगा, और मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो महंगाई होती है, ठीक है, महंगाई होती है और उस पर अंकुश लगाना और कीमतों पर स्थिरता बनाए रखना, ठीक है, साथ ही रोजगार अवसर तैयार करना होता है और टिकाऊ आर्थिक विकास दर को हासिल करना। मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से विभिन्न दरों को निर्धारित किया था, जैसे कि यहाँ पर मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर सी 19 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 है, इसमें बोला है मौसमी बेरोजगारी केवल कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये पूरी तरह से इसकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। केवल जो मौसमी क्षेत्र में बोला मौसमी क्षेत्र में, तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब किसी कार्यस्थल पर इतनी अधिक श्रम शक्ति होती है और कुछ लोग यहाँ पर कार्य करना बंद कर देते हैं, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है ना। और पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन ये पर्यटन, निर्माण और अन्य मौसमी उद्योगों पर भी पाई जा सकती है। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, प्रश्न के बारे में मैंने बताया आपको, ये क्या होगी, ये बात इसकी करेक्ट है। तीसरा, शहरी बेरोजगारी और इसका मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्या पर शहरी बेरोजगारी का मुख्य कारण कुशल श्रमिकों की कमी होना नहीं, बल्कि यहाँ पर उद्योगों में रोजगार जो होता है उसके अवसरों में कमी और अधिक श्रमिक बल उत्पन्न हो जाना। ओनली 2 करेक्ट है, ए नंबर आंसर होगा। 21, राजकोषीय नीति के संबंध में विचार करना कौन सा सही नहीं है। राजकोषीय नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर। यहाँ से राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, डी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखेगी, है ना। ये बात क्या होगी, गलत है, इसकी सही नहीं है, ध्यान रखना, सही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि राजकोषीय नीति में कर और जो व्यय नीति कर होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है, सही बात है। और राजकोषीय नीति का जो संबंध होता है ये सार्वजनिक ऋण और प्रबंधन से होता है, ठीक है। और राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पूर्ण मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करती है। ये तीनों बातें इसकी करेक्ट हैं। चौथी बातें गलत, सी गलत हो जाएगी। 21 का गलत पूछा तो डी। 22 22 नंबर है, मानव विकास सूचकांक जो है उसके बारे में HDI के बारे में विचार करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI वर्ष 1990 में विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मानव विकास सूचकांक HDI है मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा होता है। इसे वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP ये प्रत्येक वर्ष जारी करता है। पहला गलत होगा, विश्व बैंक इसमें नहीं है। ये सूचकांक 2 आयामों पर आधारित होता है, जीवन और प्रत्याशा शिक्षा, ठीक है। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर जन्म पर जीवन प्रत्याशा और ज्ञान मतलब यहाँ पर स्कूली शिक्षा औसत को लेकर के और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को लेकर के, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत हैं, आंसर 22वें का डी। क्वेश्चन 23 नंबर है 23, गिनी गुणांक के संबंध में यहाँ परिपेक्ष जो है उसके बारे में विचार करना है। पहला बोला है गिनी गुणांक केवल देश के निवासियों के बीच आय धन का वितरण को देखता है। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 23 का करेक्ट होगा, ठीक है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर गिनी गुणांक एक देश में निवासियों की आय या धन वितरण का प्रतिनिधित्व करने और उसके उद्देश्य से सांख्यिकी फैलाव का एक उपाय होता है और असमानता का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एक माप होता है। और ये अर्थव्यवस्था में असमानता और सूचक गुणांक 0-1 के बीच होगा। पहली बात ये होगी। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि गिनी गुणांक 0 से 1 तक होता है, जिसमें 0 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 समानता का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 0 गुना गिनी गुणांक पूर्ण समानता की स्थिति को इंगित करता है। क्या करता है, पूर्ण समानता को, यानी समान आय स्तर वाला हर परिवार, जबकि जो 1 है वो पूर्ण असमानता की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि एक व्यक्ति परिवार अर्थव्यवस्था के सभी आय को अर्जित करना, तो ये गलत हो जाएगी। एक बात इसकी करेक्ट है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से क्या होगा, सही है। समावेशी विकास का अर्थ है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि समावेशी विकास का उद्देश्य सभी वर्गों के विकास हेतु लाभ देना और समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण होता है, जिससे रोजगार और सेवाओं में पहुंच बढ़ती है। सेकेंड बात है, सतत विकास में पर्यावरण और संसाधन का जो दीर्घकालिक संरक्षण शामिल होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें क्या होगा, इसमें सतत विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को लंबे समय तक संरक्षित रखना, देख रेख, दोनों बातें करेक्ट हैं 24 की। 25 नंबर है, बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है। आंतरिक एकता को मजबूत करना, ठीक है, लोगों की क्षमताओं को निर्माण करना, आर्थिक विकास को गति देना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। इनमें से बोला 2025-26-27 के जो 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य थे उसमें कौन सम्मिलित हैं, इसमें सम्मिलित हैं कौन से, आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, आर्थिक विकास को गति देना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना, लेकिन आंतरिक एकता को मजबूत करना इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये बात गलत है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 जो है उसमें बजट का आकार रुपए जो दे रखा है यहाँ पर
कितना दे रखा है 53,47,314.81 करोड़। पहला क्या होगा 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। सेकंड बात है राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.3% है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात का आपके यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें एकदम सही है। 26 की आंसर यहाँ से सी। 27 है अभिकथन एक कारण बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई। पहला क्या होगा 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही क्योंकि यहाँ पर बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज का पहल की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक जो उद्योग है उसको नई ताकत प्रदान करना है ना, पहला सही है। और यहाँ से आर पे सही होगा। दोनों बातें करेक्ट हैं। 27 का ए करेक्ट आंसर है। 28 नंबर है बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा इसमें से। बजट 26-27 में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स का प्रस्ताव रखा गया है। 28 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, देश में प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। सेकंड बात भी करेक्ट है इसका। तीसरा, केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा 41% रखा गया है। तीनों बात यहाँ से सही है। 28 का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 29 नंबर है बजट 2026-27 में प्रस्तावित बायोफार्मा शक्ति योजना के बारे में विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य कैंसर, शुगर जैसी जो बीमारी है उसके लिए यहाँ पर सस्ती दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है इसके तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है क्योंकि 2026-27 में प्रस्तावित बायोफार्मा शक्ति योजना का संबंध दो के तहत यहाँ पर दोनों बातें एकदम सही हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। 30 नंबर देखते हैं। 29 का क्या होगा, 29 का सी, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन 30 है भारत में पहला आर्थिक नियोजन कब प्रस्तुत किया गया था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में आंसर होगा क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण का एक वार्षिक दस्तावेज होता है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और ये 1964 में इसे केंद्रीय बजट के रूप में एक साथ पेश किया गया था। इसके बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। आंसर 30 का क्या होगा, डी करेक्ट है। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख जो होता है उसका नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर सीमांत स्थायी सुविधा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु साख नियंत्रण की 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण, दूसरा हो जाएगा आपका गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, 2 बातें। तो आंसर क्या होगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा आंसर 31 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना जो कोष है उसके बारे में कौन सा सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में इसके गठन का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर एकदम सही है। 32 की आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। 33 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक वैश्विक संस्था को उनके कार्यों की दिशा पर सलाह देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया था। 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सुझाव पर किया गया था। ये विश्व अर्थव्यवस्था के सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और IMF को उसके कार्यों की दिशा में सलाह देना होता है और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। 33 का आंसर बी करेक्ट है। 34 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। 34 का आंसर हो जाएगा सम्मिलित जो नहीं है इसमें से, ये स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 अप्रैल में और PM श्री योजना 2022 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जल जीवन योजना 2019 हो गई। ठीक है, 2020 नहीं होगी, जल जीवन 2019 थी। प्रधानमंत्री मानधन योजना 2000 कब थी, 19 में। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसी नंबर गलत है इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन 35। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है। देखो, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका तात्पर्य होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र में विद्यमान जहाँ पर होते हैं इसको बोलते हैं ये। ठीक है,
36 निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेकंड बात यहाँ से, ये भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा, तो बात गलत हो जाएगी। किसमें काम करेगा, ये काम करता है कार्यान्वयन एवं कार्यक्रम जो मंत्रालय होता है उसके थ्रू काम करता है ये, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है। 37 है निम्नलिखित में से इसकी स्थापना के पारित होने और यहाँ पर उसको व्यवस्थित कालक्रम के अनुसार बताना है आपको। इसने बोला कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, आम आदमी बीमा योजना, आश्रय बीमा योजना। चार बातें बातों में 37 में कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सीरियल से आपको लगाना है, व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। पहले आपका आएगा बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, ठीक है, 1976। उसके बाद आपका आएगा पहला ग्रामीण जो अवस्थापना विकास कोष, ये हो जाएगी आपकी 1995 से 96 के बीच। उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा आश्रय बीमा योजना। आश्रय बीमा योजना की हो जाएगी कब, 2004 में। और यहाँ पर उसके बाद आपका कौन सा आएगा, तीसरा आम आदमी बीमा योजना, ये हो जाएगी आपकी 2007 में, ठीक है। 3-1-4-2-1-4-3 करेक्ट आंसर 37 का सी। 38 है 38 नंबर क्वेश्चन। सूची को सूची 2 को मैच करना है। उद्योग और इसके संबद्ध स्थल कौन कौन से हैं। पहला है 38 में जूट उद्योग, सह जो जैनवा, ठीक है, ए का 4। उसके बाद हो जाएगा आपका जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग आपका हो जाएगा धारीवाल, ठीक है। उसके बाद आपका रेशम उद्योग जो हो जाएगा ये भागलपुर, और उर्वरक उद्योग जो हो जाएगा, उर्वरक उद्योग आपको हो जाएगा, उर्वरक उद्योग आपका सिंदरी। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, 38 का सही आंसर यहाँ से ये करेक्ट है। 38 हो गया। 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहा है। 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सही सम्मिलित है जो ये हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1988, ट्राइडेफ 1987, कृषि मूल्य आयोग 1965। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी आंसर सही है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 केंद्रीय आम बजट 2026-27 के बारे में विचार करना है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 9वां केंद्रीय बजट एक अंतरिम बजट सहित है। पहला क्या होगा, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, बुनियादी ढांचे विकास विनिर्माण और निवेश को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी 40 का सही होगा। 41 है क्षेत्र और बजट आवंटन करोड़ों में, बीबीजी रामजी योजना, ठीक है। 41 क्या होगा, 41 आपको हो जाएगा ये 95,692,31 है ना, ऐसे करके याद कर लो, एक फॉर्मूला टाइम याद हो जाएगा आपका। रक्षा में कितना था, 784,678, ठीक है। ग्रामीण विकास को लेकर के था कितना, 197,023, और किसी भी किसान को लेकर के 140,528। करेक्ट आंसर 41 का क्या होगा, 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है, A1 B2 C3 D4। 42 नंबर क्वेश्चन है 42। इसमें बोला निम्नलिखित पर विचार करना है। वर्ष 2017-18 के आम बजट में रेल बजट को मिला लिया गया था। 42 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2026-27 पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को रुपए 2,77,830 करोड़ आवंटित करने की घोषणा की गई थी। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा, 42 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 43, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए रुपए 9,12,696.30 करोड़ का बजट पेश किया गया। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना में करीब 12% अधिक है। एकदम सही बात है, 12.9 समझ लो 13%। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो। 44 है बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है। उत्तर भारत में देश का दूसरा राष्ट्रीय जो मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, देश का अभी भी एकमात्र NIHMS बेंगलुरु में है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा 44 का, सी करेक्ट है। 45 नंबर है म्यूचुअल फंड के संबंध में विचार करना है। पहला बोल रहा है कि इसमें
भारत में इसका आरंभ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, पहली बात करेक्ट है। उसके बाद दूसरा बोला 1993 से पहले सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में ही यहाँ पर इसका संचालन होता था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, इससे प्रथम निजी म्यूचुअल फंड की स्थापना 1993 में बजाय समूह द्वारा की गई थी। ये बात गलत है ना, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि निजी म्यूचुअल फंड की स्थापना कोठारी समूह द्वारा की गई थी। बाकी सब करेक्ट है, तीसरा गलत होगा सी। 46 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत सन 1818 से मानी जाती है, जब एक ब्रिटिश फर्म ने कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत की थी। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सही है। सेकेंड बोले सितंबर 1956 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत 5 करोड़ की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा की स्थापना की थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें 46 की यहाँ से करिए, आंसर सी। 47 है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है किससे, करेक्ट आंसर 47 को जाएगा, इस समिति से संबंधित नहीं है, CR राव, डी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल है कौन, 48 का आंसर हो जाएगा, ये शामिल है। एक तो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाएं, ठीक है, विदेशों से निकल आए, सरकारी व्यय और सकल घरेलू निवेश, चारों बातें यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। 48 का आंसर डी यहाँ से सही होगा। 49, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर, ये किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना, सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, लाफर वक्र प्रदर्शित करता है किसको, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रदर्शित करता है एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी होना, सी 50 का सही आंसर होगा, क्योंकि आर्थर लाफर ने इस तथ्य की ओर से ध्यान दिलाता है कि एक सीमा के बाद की कर जो दरें हैं उसमें वृद्धि राजस्व में वृद्धि के बजाय कमी करती है और इसे लाफर वक्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें श्रम पूंजी और पूर्ति निर्माण के आकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 50 का सी। 51 है, निम्नलिखित में से कौन गैर योजनागत व्यय का भाग होगा, गैर योजनागत व्यय का भाग है, 51 का आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी अनुदान, वेतन, ब्याज भुगतान, ये सब क्या हमारे गैर योजनागत व्यय के भाग होंगे, डी। 52, निम्नलिखित पर विचार करना है। साख सर्जन भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर जो साख सर्जन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। उत्पादन स्तर में गिरावट सामान्य कीमत से बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण कारण होता है, ये बात करेक्ट है, केवल 2 सही पूछे तो 52। 53, सोचिए को सोचिए दो, 7वां वित्त आयोग जो होगा यहाँ से 53 में ये क्या होगा, 1978 1978, नवीन विदेश व्यापार नीति 2014, समुद्री मत्स्य नीति ये हो जाएगी आपकी 2004 और राष्ट्रीय कृषि नीति ये हो जाएगी आपकी 2000, करेक्ट आंसर 53 का सी। 54, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जो है उसका गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से किया गया था, आंसर हो जाएगा 54 का, क्योंकि यहाँ पर जीर्ण उद्योग का पुनरुद्धार करना था, ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि जो मतलब इसका जीर्ण उद्योग का पुनरुत्थान करना और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण का गठन 1881 में किया गया था। क्वेश्चन 55 है, देखो यहाँ पर इन्होंने इतनी ये क्वेश्चन की बहुत शॉर्ट में बात बता रहे हैं, बस जैसे कि वन लाइनर टाइप में ना, तो हम लोग क्या करेंगे अपना यूकेटी टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डीप में कवर करेंगे इसे, ठीक है। आगे आते हैं 55, वह प्रक्रिया जिसके परिणाम देश के समस्त उत्पादन साधनों के कुशलतापूर्वक विद्यमान होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर में समान कल्याण और सूचकांक बढ़ता है। निम्न में से किसकी अवधारणा प्रभावित कर रहा है, ये कर रहा है 55 का ए, आर्थिक समृद्धि की, ये यहाँ से सही आंसर है। 56 है, निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा यहाँ पर कथन सही है। तेज आर्थिक विकास हेतु पूंजी उत्पाद कम होना चाहिए, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से सही है, दोनों करेक्ट आंसर सी। 57 है, राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ होती है, 57 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से
ये इसके बारे में बोला है कौन सा स्टेटमेंट 56 में सही होगा। तो देखो यहाँ पर जो सही बात है, राजस्व जो पूंजीगत व्यय है, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व घाटा होता है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ। सी यहाँ से क्या होगा, 57 का आंसर होगा, है ना, क्योंकि राजकोषीय घाटा जो बजटीय घाटे का योग होता है और सरकार का बाजार ऋण का दायित्व होता है। 58 नंबर है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत है इसमें। ये नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, इसके तहत 2022 से 25 तक 4 वर्षों 6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाना होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा, डी। पूछे गलत कौन सा, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है, कौन सही सम्मिलित है। 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सम्मिलित है जो, एक तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, ठीक है, 1988 में, आयात निर्यात बैंक 1982 और भारतीय पर्यटन वित्त निगम स्थापना 1989। करेक्ट आंसर क्या होगा, 59 का सही आंसर यहाँ से डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अभिकथन कारणार्थ, सार्वजनिक सीमित जो कंपनी है उसमें जोखिम उठाने वालों की संख्या अधिक होती है। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कंपनी अपने अंशों में बिक्री से पूंजी का संग्रहण करती है, ये भी बात यहाँ से सही होगी, ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है, ठीक है। जो ये कंपनियाँ शेयरधारकों द्वारा चलाई जाती हैं, जो उनके खरीदे और जो बेचे गए शेयर हैं उसके आधार पर कंपनी का 1% होता है। सृष्टि का करेक्ट है। 61, किसी उद्योग को स्वरूप और आकार का निर्धारण करने के लिए कौन सा सहायक होता है इसमें से, इसमें सहायक होता है, ये हो जाएगा आपका निवेशित पूंजी, टर्नओवर, विद्युत खपत। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 62, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि विपणन में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर कृषि विज्ञान केंद्र, डी यहाँ से आंसर होगा 62 का, क्योंकि भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम और तथा कृषि लागत एवं कीमतों पर आयोग कृषि विपणन संलग्न होता है, जबकि कृषि विज्ञान केंद्र कृषकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने हेतु तकनीकी प्रदर्शन में सहायता प्रदान करता है। 62 का डी। 63 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, 1975 में कृषि शाख को बढ़ावा देने के लिए MS नरसिम्हन समिति सुझाव पर केंद्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 63 का पहला स्टेटमेंट सही है। 1987 में सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर नए ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। ओनली वन करेक्ट है। 64 है, 1929 का जो व्यापार विवाद है अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, उसमें से किसका बंद करता है, यू बंद करता है। 64 का आंसर हो जाएगा अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक को लेकर के, बी क्या होगा 64 का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1929 का व्यापार जो विवाद अधिनियम है ये प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था और इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों की जांच तथा समाधान हेतु समझौता और इसमें जांच न्यायालय का गठन किया गया था। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसे जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं हैं उसके बिना पूर्व सूचना हड़ताल को, तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया था। आंसर बी। 65 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय लघु विकास बैंक, उद्योग विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय निर्यात विकास बैंक, आयात बैंक और मुद्रा बैंक 4 दे रखे हैं। इनमें से बोले इसकी स्थापना के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। स्थापना के काल के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पहला। उसके बाद हो जाएगा आपका तीसरा भारतीय निर्यात बैंक, ये कब, ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1982, ठीक है। और उसके बाद पहला आपका भारतीय लघु विकास बैंक, ये हो जाएगा आपका 2 अप्रैल 1990। और उसके बाद चौथा मुद्रा बैंक 8 अप्रैल 2015। 2, 3, 1, 4 65 का बी है ए, बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्थापना वर्ष के अनुसार यहाँ पर उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में रखेंगे तो आएगा पहला भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI फरवरी 1964, ठीक है, पहला। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका IDBI, है ना, IDBI होगा भारतीय IDBI, हाँ ठीक है, IDBI आपका हो जाएगा जुलाई 1964, मतलब तीसरा। उसके बाद आएगा आपका दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अप्रैल नहीं 1975, ठीक है, 2। उसके बाद आपका आएगा चौथा इरडा कब, अप्रैल 2000 में।
1 3 2 4 करेक्ट आंसर 1 3 2 4 सी। 67 है अभिकथन एक कारण भारत में सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास तो हुआ है, परंतु वहाँ पर इस क्षेत्र में कम रोजगार के सृजन की क्षमता रखता है और उच्च कौशल मांग करता है। 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकंड, उद्योग क्षेत्र के पास अधिक रोजगार सृजन की क्षमता होगी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पर सेवा क्षेत्र को लेकर बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है उद्योग क्षेत्र को लेकर के, लेकिन बातें दोनों करेक्ट हैं, इसलिए व्याख्या इसके नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। 68 है सूची को सूची 2 को मैच करते योजना और यहाँ पर इसकी लागू हुई कब कब वो पूछा। यहाँ पर एक तो पहला बोला समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है। सागर मित्र योजना आपकी 1 फरवरी 2020, हाँ ठीक है 1 फरवरी 2020 सही है। भारतमाला परियोजना जो है ये हो जाएगी आपकी 24 अक्टूबर 2017। आगे बची आपकी कौन सी, सागरमाला मार्च 25 मार्च 2015। करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा आपको यहाँ से इस टाइप से, डी करेक्ट है। 69, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर जो तकनीकी है हस्तांतरण की विधि होगी, आंसर हो जाएगा 69 का डी। इनमें से सभी यहाँ पर क्या है, ये हस्तांतरण तकनीकी की विधियाँ लाइसेंसिंग, उद्यम, संयुक्त उद्यम, फ्रेंचाइजी और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये चारों बातें करेक्ट है। 69 का आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है अभिकथन ए कारण ब्लू चिप कंपनी को सुरक्षित निवेश विकल्प बनाता है। 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला सही है। सेकंड बात है ब्लू चिप कंपनी के पास लाभांश भुगतान स्थिर वृद्धि का एक सुसंगत इतिहास होता है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 70 का क्या होगा, ए करेक्ट आंसर है। 71 है जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से मदों में से किसको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसको सम्मिलित नहीं करते, आंसर हो जाएगा 71 का, एक तो हस्तांतरण आय और पूंजीगत लाभ हानि को शामिल नहीं करेंगे, 3 और 4 इसका आंसर होगा डी। 72 नंबर है मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। मुद्रास्फीति परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होता है, पहला क्या होगा, 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, अच्छा पहला करेक्ट है, सही बोल रहा है, ठीक है पहला सही है। सेकेंड बात है मुद्रास्फीति में बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ये बात गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति जब होगी तो यहाँ पर बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होती है ना, गलत हो जाएगा यहाँ से, तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा निर्यात में कमी होती है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि निर्यात होता है ना उसमें यहाँ पर क्या होगी, कमी देखी जाएगी, ये बात सही है। आंसर पूछे गलत कौन सा, तो दूसरा वाला गलत है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 73 है सूची 1 और सूची 2 योजना और प्रारंभ वर्ष। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास 73 हो जाएगा जो 1999 में, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 और प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, ठीक है, ये हो जाएगी 2004। करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा आपका, डी स्टेटमेंट सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, कुजेंट्स वक्र, फिलिप्स वक्र। इन्हें से बोला है कि कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है, कौन सा सही सम्मिलित है 74 में, सही सम्मिलित है वो जाएगा आपको यहाँ से लॉरेंज वक्र आय की विषमता, गिनी गुणांक आय में वितरण का असमानता सांख्यिकी माप, कुजेंट्स वक्र प्रति व्यक्ति आय की विषमता की माप और फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर की संबंध को दर्शाना, चारों बातें करेक्ट हैं, डी। 75 नंबर है गिफिन वस्तुओं के संबंध में विचार करना है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तु होती है, ठीक है, पहला क्या होगा, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर क्या सी करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर है औसत आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर इसका सही होगा, औसत आय के बारे में कौन सी बात है इसमें सही है। पहला बोले देश की कुल आय का कुल जनसंख्या के भाग से देकर निकाली जाती है, 76 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये औसत आय प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है इसको। 76 का जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, सी। 77 नंबर क्वेश्चन है बजट 2026-27 में पार्लियामेंट्री रूप में सतत यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में कितने उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, आंसर 77 का हो जाएगा ये किए जाएंगे 7। कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा उच्च गति के जो कॉरिडोर होंगे है ना, जिसमें से आपका दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी है ना, वाराणसी सिलीगुड़ी दिल्ली वाराणसी है ना, उच्च गति यहाँ पर दिल्ली कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, इसमें से मुंबई पुणे हैदराबाद पुणे, ठीक है, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, तो ये सब लिख सकते हो आप 7 करेक्ट, लेकिन नाम नहीं पूछेगा क्योंकि 7 हैं, आप ये नंबर पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं में से कौन सा नहीं है ऐसा पूछ सकता है, ठीक है,
तो आपको याद रखना है आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। हम लोग पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। पार्ट 1 तक हम लोग ने केवल लिए 77 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 78 से हम लोग 150 क्वेश्चन तक इसके कवर कर लेंगे, राइट। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। और इसका अपना जो टेस्ट है यूकेटी वो भी हम लोग अभी तीसरा लेके आने वाले, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर, काफ़ी डीप में यहाँ पर चीज़ों को समझोगे आप लोग, ठीक है। ये तो कोई यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े थोड़े से दिए हैं जो ध्यान इसका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो क्वेश्चन आएंगे काफ़ी डीप में चीज़ों को समझेंगे कि अगर एक बार क्वेश्चन आप करोगे दूसरा अगर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए तो आप वो चीज़ें को कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।